ठीक है, देखो बच्चे लोग, अगर आप लोग को ध्यान में हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के 2 हिस्से। पहला हिस्सा, अच्छा ऑनलाइन वालों के लिए बता दूं, बाद में ये वीडियो मैं इसी में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। बाद में ये वीडियो क्या हो जाएगा, उसी में वीडियो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ, वो वीडियो बाद में मैं उसी में क्या कर दूंगा, आगे ज्वाइन कर दूंगा, तो आप लोग बाद में पढ़ना चाहो तो वहां से देख लीजिए। तो Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. तो हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक हिस्सा कंप्लीट हो गया हेरिडिटी का, अब नेक्स्ट हिस्सा है एवोल्यूशन। अब उसको डिस्कस करते हैं। देखो एवोल्यूशन जो है ना, एक्चुअली में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हम लोग के बुक में इसको एक 2 हिस्से में उसने क्या किया, डिवाइड किया। एक हिस्सा जहां पर एवोल्यूशन की थ्योरी और उसके प्रूफ को एक्सप्लेन किया हुआ है, और एक हिस्सा जहां पर ह्यूमन एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया कि इंसान कैसे इवॉल्व हुए हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस की। और पहले हिस्से में हम लोग को बताया कि किस तरीके से दुनिया बनी है, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में तो बात नहीं की, अर्थ कैसे फॉर्म हो रही है और उसके ऊपर किस तरीके से अलग अलग एनिमल बने और किस तरीके से ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए, इन सारी चीजों पर। और फिर उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ प्रूफ्स को हम लोग को क्या किया, एक्सप्लेन। बट आज हम लोग प्रूफ पर नहीं जाएंगे, आज हम लोग सिर्फ उस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मैं ऐड ऑन करूंगा जो सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, बट हम लोग उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ले, बाद में मैं आपको बता दूंगा कि बुक में कितना दिया हुआ है। क्लियर? अगर एवोल्यूशन के बारे में किसी को डेफिनेशन वाइज अगर पढ़ना है तो हम लोग एवोल्यूशन को बोल सकते हैं एक स्लो चेंज, ग्रेजुअल चेंज, एक ऐसा प्रोसेस जो स्लोली हो रहा है। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे लोग, एवोल्यूशन। हम लोग को पता है कि अर्थ के ऊपर लाइफ का जो एक्सिस्टेंस है ना, वो तकरीबन 300 करोड़ साल से स्टार्ट हुआ। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर कब से आए हैं, आज से 300 करोड़ साल पहले।
मतलब अगर आप आज से 350 करोड़ साल पीछे चले जाओ तो शायद आपको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर देखने के लिए ना मिले। बट अगर आप उससे भी पीछे जाओ तो आप पूछ सकते हो कि सर अर्थ कैसे बना, है ना, या आप फिर पूछ सकते हो कि सर ये यूनिवर्स कैसे बना है, या ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर पहले हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना है, उससे रिलेटेड एक थ्योरी है, और उसके बाद हम लोग उस टॉपिक पर आएंगे जहां पर अपना चैप्टर हम लोग को एक्सप्लेन करना। हम लोग का चैप्टर कहां से स्टार्ट करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन से। हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? यूनिवर्स, अर्थ में भी नहीं, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से। ठीक है, देखो एवोल्यूशन को बताने के लिए बहुत सारी थ्योरी बताएंगे। ठीक है, एवोल्यूशन का जो कांसेप्ट है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को बहुत सारी थ्योरीज बताई गई है। जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो ज्यादातर लोग पढ़ते हैं और जिस पर बिलीव ज्यादा करते हैं, वो बिग बैंग थ्योरी। वो कौन सी थ्योरी है बच्चे? बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि हम लोगों का जो यूनिवर्स था ना, पहले वो एक एटम के साइज के बराबर था। किसके? उसके अंदर ना ब्लास्ट हुआ। उसके अंदर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, जिसको हम लोग बिग बैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बिग बैंग। और उस ब्लास्ट होने की वजह से हम लोग का जो यूनिवर्स था वो एग्जिस्टेंस में आया। हम लोग का जो यूनिवर्स था वो किसमें आया? एग्जिस्टेंस में आया। जब वो ब्लास्ट हुआ था ना, उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। समझ में आया? अगर मैं परफेक्ट मुझे याद है तो 141,796 into 10⁻21 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर था उस टाइम के यूनिवर्स। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना हाई टेम्परेचर हो। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसका टेम्परेचर जो था वो क्या होने लगा? कम होने लगा। उसके अंदर बहुत सारे पत्थर और गैसेस आपस में कंबाइन होकर मूव होना स्टार्ट हुई। वही गैसेस आपस में धीरे धीरे जब कूल डाउन होने लगे तो वो लोग स्टार, प्लैनेट और ये दूसरी चीजें क्या होने लगी, उसके अंदर फॉर्म होने लगी। हम लोग को पता है कि अर्थ भी तो एक गैस का एनवलप ही है, एक धुआं ही है। वो देखा जाए तो वो भी तो गैस का ही बना हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लैनेट और स्टार्स क्या हुए बच्चे लोग? फॉर्म हुए। और उसी में से अर्थ भी क्या हो गया? फॉर्म हो गया। पूरा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ होगा, उसी में अर्थ भी क्या हो गया? और जब अर्थ फॉर्म हुआ तो जाहिर सी बात है वो यूनिफॉर्म तो फॉर्म हुआ नहीं होगा। कहीं पर गड्ढे बने होंगे, कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ बने होंगे, कहीं पर जमीन अंदर की तरफ होगी, कहीं पर जमीन बाहर की तरफ होगी। धीरे धीरे टेम्परेचर कूल होने लगा, वहां पर बारिश स्टार्ट हुई। टेम्परेचर कम हुआ तो बारिश फॉर्म हुई। बारिश जो जब जमीन पर आई तो जो बड़े बड़े गड्ढे थे वही आगे चल के समुद्र, तालाब और नदी वगैरह बन गई। समझ आ रहा है? और इस तरीके से और ज्यादा ये सारी चीजें मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ। ये एवोल्यूशन का बहुत तकरीबन आप इमेजिन कर सकते हो 350-400 करोड़ साल लगेंगे इन सबको। ठीक है, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आने लगे। उसके अंदर एलिमेंट्स फॉर्म हुए। सल्फर जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़े, वो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर क्या होने लगे? फॉर्म होने लगे। और उसके अंदर चेंजेस आया, वो एवोल्यूशन सारे एलिमेंट्स धीरे धीरे आपस में कंबाइन होकर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना स्टार्ट किए, जिसको हम लोग आज के टाइम पर अमाइनो एसिड ये सब बोल रहे हैं। और ज्यादा उसके अंदर चेंजेस आया और पहला लिविंग सेल पानी के अंदर फॉर्म हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? ये आज से तकरीबन 300 करोड़ साल पहले पानी के अंदर फॉर्म हुआ पहला लिविंग सेल। उसके अंदर चेंजेस आया, मॉडिफिकेशन आया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म बने। और ज्यादा एवोल्यूशन आया, उसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। और ज्यादा उसके अंदर चेंजेस आया, उसके अंदर मछली और दूसरे एनिमल्स बने, इनवर्टिब्रेट बने, पीसेस बने। उसके अंदर फिर रेप्टाइल्स बने, फिर एम्फीबियंस, मैमल्स बने, एप्स बने। इस तरीके से चेंजेस होते होते ह्यूमन बीइंग भी क्या हो गए उसमें से डेवलप हो। हम लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि पहली लाइफ कहां पर फॉर्म हुई थी? पानी में। उसी के अंदर चेंजेस हुए, बाद में कुछ एनिमल पानी से निकलकर कहां पर चले आए? जमीन पर। उसके अंदर चेंजेस हुए और धीरे धीरे इतनी सारे वैरायटीज ऑफ एनिमल हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। मोर देन करोड़ ऑफ स्पीशीज हम लोग को एनिमल और प्लांट की आज के टाइम पर देखने के लिए मिलती है। आप छोटे से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म लो, अमीबा या पैरामीशियम, और बड़े से बड़ा वेल एनिमल भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और ये सब किसका नतीजा है? एवोल्यूशन का नतीजा। किसका नतीजा है बच्चों? क्लियर? हाँ कि ना? मैंने ये जो लास्ट वाला पार्ट बोला ना, जहां से मैंने स्टार्ट किया कि तकरीबन 300 करोड़ साल पहले पहला लिविंग सेल प्रोटोप्लाज्म फॉर्म हुआ था, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है। वहां से लेके लिखा हुआ है आपकी बुक में। समझ में आ रहा है? इससे पहले मैंने जो यूनिवर्स के बारे में बताया था वो हम लोग को दिया हुआ
नहीं, यूनिवर्स बच्चे लोग बहुत ह्यूज है। हम लोग का जो यूनिवर्स है ना वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, इतना ज्यादा ह्यूज है कि आप लोग उसके साइज को कंपेयर नहीं कर सकते, उसके साइज को कंपेयर नहीं। आपको पता है जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे जब आप उसको किलोमीटर्स में भी मेजर नहीं करते जैसे स्पेस में, तो हम लोग वहां पर यूनिट को बदलते हैं और वहां पर यूनिट रखते हैं लाइट ईयर्स। सुने हैं आप लोग? सुने लाइट ईयर्स? लाइट ईयर किसको बोलते हैं? लाइट की स्पीड से 1 ईयर तक ट्रैवल करने पे जितना इसका ट्रैवल करते हैं। यस, लाइट की स्पीड पता है क्या कितनी है? इसका स्क्वायर किलोमीटर स्पीड 1 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितनी? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, या आप यूं बोलो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से कौन ट्रेवल करता है? लाइट। इमेजिन करने के लिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि लाइट 1 सेकंड में अर्थ का 7 चक्कर लगा सकती है। एक आपको बोले और वो कितना चक्कर लगा के आएगी? इतनी स्पीड से कौन ट्रेवल करता है बच्चों? लाइट ट्रेवल करती है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जब लाइट सूरज से निकल के अर्थ के पास आती है तो उसको 8 मिनट लगता है। कितना? 8 मिनट। मतलब जो लाइट आपको दिख रहा है, जो सूरज आपको दिख रहा है, वो 8 मिनट पहले था। आप समझ रहे? 8 मिनट पहले क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि लाइट आपके पास 8 मिनट के बाद पहुंची। मतलब जो डायग्राम आपको अभी दिख रहा है वो 8 मिनट पहले का है, अभी का नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब आप फास्ट देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो? फास्ट देख रहे हो सूरज का। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब आप स्पेस में जाते हो, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग वहां पर लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? लाइट ईयर्स में। किसमें मेजर करते हैं? लाइट ईयर्स में। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखो, सवाल ये उठता है कि सर एक लाइट ईयर कितना होता है? एक लाइट ईयर मतलब कितना किलोमीटर? तो याद रखो 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर is approximately equal to 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। 9.5 खरब किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। समझ में आया? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। और हम लोग जिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं ना बच्चे लोग, वो यूनिवर्स का एग्जैक्ट डेटा हमारे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, उसकी साइज बढ़ते जा रही है, वो रुका हुआ और उसकी साइज लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से बढ़ती है। समझ में आया? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम लोग उसकी साइज को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पास जो कुछ भी नॉलेज है यूनिवर्स के बारे में, जो कुछ भी हम लोगों को पता है, हम लोग उसको 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों का जो यूनिवर्स है ना वो 2 हिस्से में डिवाइड है, एक ऑब्जर्वेबल है और दूसरा नॉन ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल मतलब जिसके बारे में हम लोग ने ऑब्जर्व करके रखे हैं या जिसके बारे में कुछ डेटा अपने पास है, और नॉन ऑब्जर्वेबल जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं। ऐसा बोला जाता है कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ना वो अराउंड 30%। कितना? और नॉन ऑब्जर्वेबल कितना है? ये अब ये फिगर और भी कम हो गया। ठीक है, 30%। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी किसकी? ऑब्जर्वेबल। नॉन ऑब्जर्वेबल पे कोई टिप्पणी नहीं करने वाला मैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो डायमीटर है ना बच्चों, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर बोल रहा हूं, कितना है मालूम है? 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर में लिखा, ध्यान से देखना, किसमें लिखा हूं? यहाँ पर लाइट ईयर की जगह लिख दो 9.5 खरब किलोमीटर। तो 9.3 बिलियन इंटू 9.5 ट्रिलियन मल्टीप्लाई करो, देखो कितना बड़ा नंबर आएगा। बोर्ड कम पड़ जाएगा लिखने में। इतना किलोमीटर लंबा है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो शायद कितना है? 30%। पूरा नहीं बोल सकते, शायद बोलो। हम लोग का यूनिवर्स बच्चे लोग बहुत ह्यूज है, बहुत ज्यादा ह्यूज है। समझ में आया? इससे एक अंदाजा लगा दो खाली। हम लोग सिर्फ अगर अपनी मिल्की वे की बात करें, अपनी गैलेक्सी की बात करें, जिसमें हम लोगों का यूनिवर्स अपना सोलार सिस्टम अर्थ है, जिसको हम लोग मिल्की वे बोलते हैं, जिसको उर्दू में हम लोग कहकशां बोलते हैं, तो उस मिल्की वे की साइज इतनी बड़ी है कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करो, किसकी स्पीड से? लाइट की स्पीड से अगर आप ट्रेवल करो तो आपको 1 लाख साल लगे और एक एंड से दूसरे एंड पे जाने। इतना ह्यूज है। कौन?
सिर्फ अपना गैलेक्सी, अपनी मिल्की वे से भी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, IC11 गैलेक्सी है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी है। आपको जानना चाहिए कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ध्यान से सुनना, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आपस में कंबाइन होकर क्लस्टर्स को फॉर्म करती है। किसको फॉर्म करती है? और मिलियंस ऑफ क्लस्टर्स आपस में कंबाइन होकर सुपर क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं, और ये सुपर क्लस्टर्स आपस में कंबाइन होकर यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं। नाउ इमेजिन कि कितना ह्यूज होगा हम लोगों का यूनिवर्स। वी कांट प्रेडिक्ट, हम लोग उसको नंबर में नहीं बता सकते, इतना ह्यूज है हम लोग का यूनिवर्स। नाउ इमेजिन ये सारी चीजों को बनाने वाला भी तो कोई होगा, है कि नहीं? हम लोग ने इतना कुछ पढ़े कि ये सब बनाया, ये सब इतने बड़ी बड़ी चीजें। ना इमेजिन जो क्रिएटर होगा वो खुद कितना बड़ा होगा, है कि नहीं? सही है। और ये बात प्रूव करती है कि ये सारी चीजें अपने आप तो नहीं चल रही है ना? इतनी बड़ी चीज अपने आप चल रही होगी क्या? अरे सर सिंपल सी बात है, इतना सा हम लोग को एक घर चलाना रहता तो उसमें 4-5 लोग डेली बेसिस पे इतना मशक्कत करते हैं, अम्मी अब्बू हम लोग सब मिलके चलाते, तब जाके इतना सा घर चलता है। आपने तो नंबर इतना बड़ा बोल दिया कि देख के डर लग रहा है। इतना बड़ा यूनिवर्स अपने आप तो चल रहा, जाहिर सी बात है, देयर इज वन गॉड जो इसको चला रहा होगा, ऑफ कोर्स, है ना? कोई तो ईश्वर, अल्लाह, भगवान होगा जो इसको क्या कर रहा है, चला रहा है। समझ में? दिस प्रूफ दैट क्रिएटर एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इससे पहले कि स्टार्ट करें नया टॉपिक, हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़े, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का सेशन। हम लोगों ने बच्चों स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो हेरिडिटी की डेफिनेशन पढ़े थे। फिर हम लोग देखे कि किस तरीके से जेनेटिक के अंदर अलग अलग लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम पढ़े थे, किसने क्या डिस्कवरी किया है, किसने क्या हम लोगों को बताया, ये सारी चीजें सीखी। हम लोगों ने बात की थी प्रोटीन सिंथेसिस, इसकी बात की थी बच्चों कि हम लोग के बॉडी के अंदर किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, कैसे बनता है, हम लोग ने इसकी बात की। देन हम लोग ने देखे थे कि म्यूटेशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग ने इस चैप्टर का सेकेंड हिस्सा जो कि एवोल्यूशन है वो स्टार्ट किया। एवोल्यूशन में हम लोग ने देखे थे, बेसिक देखे थे कि किस तरीके से अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। हम लोग देखे थे आज से तकरीबन 350 करोड़ साल पहले अर्थ के ऊपर कोई भी लाइफ नहीं थी। तकरीबन 300 करोड़ साल लगा धीरे 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 लाइफ फॉर्म होने, और पहला जो लाइफ था वो कौन से फॉर्म में आया था? प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में, वाटर के अंदर बना। उसके बाद उसके अंदर चेंजेस होते गए, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और इतनी वैरायटीज ऑफ एनिमल और प्लांट्स का हो गए फॉर्म। उसके पीछे भी बहुत सारे मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि ठीक है हम लोग ये सब पढ़ तो रहे एज अ थ्योरी, बट थ्योरी मतलब आप इस बात को समझो कि किसी ने कुछ स्टडी किया, उसको कुछ समझ में आया, उसने हम लोग को बता, ठीक है, वो फैक्ट नहीं, वो सही और गलत हम लोग को पता नहीं। तो हम लोग को इन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रूफ दिया। उसने आपको बताया कि भैया ठीक है ऐसा ऐसा हो गया, तो आप बोल सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मैं नहीं मानती इस बात को, या मैं नहीं मानता इस बात को। तो फिर आपको उसको प्रूफ करने के लिए उसने कुछ हम लोग को क्या किया है, वहां पर एविडेंस दिया हुआ है कि भैया मैं खाली ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं बस कुछ प्रूफ भी है। और आप उस प्रूफ को अगर स्टडी करो तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात जो चल रही है वो क्या है, सही। अच्छा ठीक है भैया, स्टार्ट करते वन बाय वन। 6 प्रूफ है टोटल बच्चों। पहला प्रूफ है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। पहला प्रूफ क्या है? देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बाहर से स्टडी करते हो, उसके अपीयरेंस से देखकर, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी के अंदर ये वर्ड अक्सर आप सुनोगे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल मतलब आप उसको अंदर से हड्डियां वगैरह जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको एनाटॉमिकल बोलते हैं। और अगर आप बाहर से उसको देखकर, खाली स्ट्रक्चर देखकर, उसके हेयर को देखकर, उसके बॉडी शेप को देखकर अगर आप स्टडी करो तो आप उसको क्या बोलोगे? मॉर्फोलॉजी। तो अभी हम लोग बात करना है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। इसका एक एग्जांपल मैं आपके बुक में देखो बहुत सारी इमेजेस बनाए, उसमें डॉग की, वुल्फ की, है ना, इमेजेस बनाए और बोल रहे हैं कि क्या इनमें कोई सिमिलैरिटीज है?
इनमें कोई कॉमन फीचर्स है? कोई कॉमन फीचर दिखता है क्या आप लोग को? इधर आ बच्चा, चश्मा उतार के आना। ये बच्चे को ध्यान से देखो और इस इमेज को ध्यान से देखो। शेर से कंपेयर कर, कुत्ते बिल्ली से नहीं। क्या इन दोनों में कोई कॉमन फीचर दिखता है? हाँ, और दो आंख है, उसमें खुद ही बोल दिया सर, कान और नाक, मुंह, हेयर भी है, बट सर उसके पास हेयर ज्यादा है, इसके पास नहीं है बहुत कम। और कोई कॉमन फीचर? फेस स्ट्रक्चर, यस, वेरी गुड। देखो मैं यही बता रहा हूं, वो एक अलग स्पीशीज है, हम लोग एक अलग स्पीशीज है। अच्छा, शेर की जगह आप कोई दूसरा एनिमल भी रख लो, आप अगर नोटिस करो ना बच्चे लोग, तो इन सारे एनिमल्स के अंदर ये जो पोजिशनिंग ऑफ आई, पोजिशनिंग ऑफ ईयर, पोजिशनिंग ऑफ नोज, पोजिशनिंग ऑफ माउथ, ये सब में आपको सेम दिखेगा। आपने आज तक कोई ऐसा एनिमल नहीं देखेंगे जिसकी एक आंख इधर और एक आंख इधर या एक आंख पैर में, नहीं, कभी देखे क्या? क्योंकि ये प्रूव करता है कि अगर आप डाउन दी लाइन पीछे जाओ, मतलब अगर पास्ट में आप जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि हम सब का कोई कॉमन एंसेस्टर था, जिसके बाद चेंजेस होते गए और इतने सारे वैरायटीज ऑफ एनिमल क्या हो गए, फॉर्म हो गए। हाँ समझ, एक चीज थी, उसके अंदर चेंजेस होते होते इतने सारे वैरायटीज ऑफ एनिमल्स क्या हो गए, फॉर्म। मतलब ये प्रूफ करता है कि हम लोग का कोई एक कॉमन एंसेस्टर था। समझ में आया? मॉर्फोलॉजी, आप पत्तों को अगर ध्यान से देखो तो पत्तों के अंदर जो लीव्स के अंदर वेन्स वगैरह होती है, उसका डिजाइन भी सब में क्या होता है, सेम होता है। तो ये प्रूफ करता है कि सारे प्लांट भी कोई एक कॉमन प्लांट से ओरिजिनेट हुए होंगे। हाँ के ना बच्चे लोग? तो ये हो गया पहला एविडेंस, जिसको लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। सेकेंड एविडेंस है एनाटॉमिकल एविडेंस। मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया था कि एनाटॉमिकल का मतलब होता है जब आप उसको अंदर से स्टडी करते हैं। अंदर से मतलब उसको बोन्स को, उसके मसल्स को, इंटरनली जब आप उसको स्टडी करें तो आप उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल एविडेंस। एक एग्जांपल और लेता हूं, आवाज भी करो, समझ रहे बे? आवाज क्या है देखो, अच्छा पढ़ाई, एक आवाज भी आनी चाहिए। इधर फिर से मैं यहाँ पर अभी दो स्केलेटन का एग्जांपल, एक इसका और एक मेरा, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। ऑफ कोर्स ये मोटा वाला स्केलेटन मेरा है और पतला वाला स्केलेटन इसका है ना। तो आप लोग बताएं कि क्या हम लोग दोनों के स्केलेटन सेम दिख रहे हैं? नहीं सेम दिख रहे। अरे उसके पास भी रिबकेज है, इसके पास भी रिबकेज है, उसके पास भी फेरेंजेस है, इसके पास भी है, इसके पास भी स्कल है, उसके पास सेम है ना। आगे ना, बस सर ये मोटा है तो ये आंख है और वो पतला है तो ये ऐसा ही है कि नहीं? पक्का? टेढ़े लोग, ये गोरिल्ला का ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन मोटा होने से मेरा स्केलेटन नहीं है। मेरे ऊपर मसल्स और फैट है, मेरे ऊपर मसल्स और, जिसकी वजह से मैं मोटा दिख रहा। हड्डियां मेरी मोटी नहीं होगी, हाथी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? मैं इसलिए ये एग्जांपल लिया ना। आप देखो ये स्केलेटन गोरिल्ला का और ये स्केलेटन ह्यूमन बीइंग है, ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं? हम लोग के बुक के अंदर ना स्केलेटन के कुछ एग्जांपल लिया, आप लोग ध्यान से देखो। ह्यूमन हैंड, फोर लेग ऑफ ऑक्स, पेंगुइन, पेडागियम ऑफ बैट और फ्लिपर ऑफ वेल्स। ये सबको अगर ध्यान से देखो तो सर इसमें तो कोई भी कॉमन चीज दिखती नहीं, कोई कॉमन चीज नहीं दिख रही हम लोग को। बट अगर आप ध्यान से देखो ना बच्चे लोग, तो उनके जो बोन्स के जॉइंट्स है ना वो सिमिलर है। बोन्स के जो जॉइंट है वो कैसे, ये अलग बात है कि ये सब अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कोई तैरने के लिए यूज कर रहा है, कोई उड़ने के लिए यूज कर रहा है। बट अगर आप जॉइंट्स को ध्यान से देखो तो जॉइंट्स प्रूफ करते हैं कि इन सब के जॉइंट्स कॉमन है।
कहीं ना कहीं किसी कॉमन पॉइंट से आए हैं, उसके बाद उनके अंदर क्या हो गया, बाइफर्केशन। सही बोल रहा हूँ? तो ये भी प्रूफ करता है कि इनका कोई कॉमन एंसेस्टर था। आज के टाइम पर नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि अब तो हम लोग के अंदर वेरिएशन आ गया। बट अगर आप डाउन द लाइन पास्ट में जाएं तो आपको पता चलेगा इन सब का कोई कॉमन एंसेस्टर था। क्लियर बच्चे लोग? कोई दिक्कत? पहला था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा था ठीक है, तीसरा एविडेंस वेस्टिजियल ऑर्गन। अब इस पे जरा अच्छे से बात कर लेते। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है बच्चों? ऐसे ऑर्गन जो आपके बॉडी में हैं बट कोई फंक्शन परफॉर्म, जिनके रहने या ना रहने से हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला, बट फिर भी वो है, ऐसे ऑर्गन हम लोग वेस्ट ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं या रूडिमेंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? मतलब जो काम नहीं करते, फंक्शनलेस। एग्जाम्पल देता हूं, आप अगर ध्यान से देखो बच्चे लोग, तो हम लोग के बॉडी के अंदर टेल बोन, अपने वर्टिब्रल कॉलम में जो लास्ट वाली बोन है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ आती है, और वहां से मंकी वगैरह में टेल क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। लास्ट की जो हड्डियां होती है, 4-5 हड्डियां, वो फ्यूज होकर कॉकिक्स बनाती है। क्या बनाती है? उसके एंड से क्या निकलता है? टेल बोन निकलता है। सवाल ये है कि क्या आपके पास टेल है? पर टेल बोन है अपने पास? टेल बोन अब ये प्रूफ करता है, ये प्रूफ करता है कि अपने जो एंसेस्टर थे उनके पास शायद टेल होगी। हाँ या ना? डाउन द लाइन एवोल्यूशन में उनकी टेल क्या हो गई? खत्म हो गई, बट आज भी टेल बोन है। एक एग्जाम्पल, ये डाउट बच्चा, ठीक है। सिमिलरली बच्चे लोग, अगर आप ध्यान से देखो तो अपने बॉडी के अंदर एक पार्ट और है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब अक्सर सुनते हैं जब अपेंडिक्स कुछ लोगों के अंदर उसका साइज बड़ा हो जाता है तो ऑपरेट करके उसको कट करके क्या कर देते हैं? सुने हो? अच्छा, अपेंडिक्स कट करके निकाल दिए तो उससे नुकसान नहीं है? कोई नुकसान? अपेंडिक्स अपने बॉडी के अंदर बच्चे लोग वेस्टिजियल ऑर्गन, उसका कोई फंक्शन। एक्चुअली अपेंडिक्स किस में काम आता है? रूमिनेंट्स में काम। किस में काम आता है? वो जो पत्ते वगैरह खाते हैं, घास फूस जो खाते हैं ना, उनको उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हम लोग पत्ते वगैरह खाते हैं बट हम लोग पका के खाते, तो वो गला के खाते हैं हम लोग पहले से। तो डाउन द लाइन हम लोग को अपेंडिक्स की जरूरत, तो आज के टाइम पर अपने बॉडी के अंदर अपेंडिक्स की कोई भी जरूरत, बट आज भी वो अभी प्रूफ करता है कि पहले हम लोग पत्ते वत्ते खाते थे गाय बैल के जैसे। सही बोल रहा हूँ ना भाई? तो रूमिनेंट्स के अंदर फंक्शनलेस, फंक्शन में, बट हम लोग के अंदर फंक्शनलेस। समझ में आ रहा है? सिमिलरली बॉडी हेयर, अपने बॉडी के हेयर जो है वो भी एक एग्जांपल है किसका? वेस्टिजियल ऑर्गन का। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब पार्ट है अपने बॉडी में बट इनका कोई फंक्शन नहीं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो, वेस्टिजियल ऑर्गन क्लियर? ठीक है। इसमें एक और था, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। पता नहीं दिया है कि नहीं आपके नोट में? दिया है क्या? नहीं दिया है? अच्छा, एक चीज और है, मैं भूल गया, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन का एग्जांपल नहीं दिया, ईयर मसल्स का एग्जांपल। हम लोग के पास ईयर मसल्स है बट आप उस मसल से अपने ईयर्स को मूव नहीं कर सकते। आप पीके हो? अब मैं पिया हुआ नहीं, सुबह सुबह का टाइम है सर। वो जो है वो यहाँ की ऊपर की मसल्स, तो वो जो मसल्स है बच्चे लोग अपने बॉडी के अंदर कैसी है? वेस्टिजियल, उसका कोई फंक्शन नहीं। जैसे बंदर में देखो वो लोग कैसे मूव करते हैं, बकरे वगैरह में देखो वो लोग कैसे कान ऊपर नीचे करते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते क्या? उनके अंदर मसल्स क्या है? यूजफुल है, बट अपने अंदर वो मसल यूजफुल। सिमिलरली यहाँ पर देखो कॉर्नर में कुछ लोगों को, अभी तो बहुत रेयर हो गया, यहाँ पर अपने को एक फोल्डेड स्किन दिखती है यहाँ कॉर्नर में, नोटिस किया? फोल्डिंग स्किन होती है, फोल्डेड स्किन होती है, पूरे आंख में नहीं, सिर्फ कॉर्नर पे दिखती है। कभी कुछ लोगों को थोड़ी ज्यादा दिखती है, कुछ लोगों को बहुत कम दिखती है, नोटिस किया?
इसको हम लोग बोलते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? ये मेम्ब्रेन एक्चुअली ना, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, क्रोकोडाइल वगैरह को अगर कभी देखो तो जब वो पानी में जाता है तो उसके आंख के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है फौरन, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर आसानी से देख सकता है और आंख भी उसकी जलेगी नहीं। आप पानी में जाते हो तो आपको आंख बंद करना है, नहीं तो आपकी आंख जलने लगेगी पानी से, उसकी भी आंख जल सकती है। इसीलिए उसके पास निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है, उसको क्या करता है, क्लोज कर लेता है और पानी में आसानी से क्या कर सकता है, वो ट्रेवल कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वो ऑर्गन, वो जो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर यूजफुल है, बट उसका कुछ हिस्सा एवोल्यूशन में वो धीरे धीरे खत्म होता है आगे, बट आज भी उसका कुछ पार्ट अपने पास प्रेजेंट, और ये प्रूफ करता है कि हम लोग के जो एंसेस्टर थे वो पहले कहाँ रहे। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? देखो आज मैं आप लोगों को पूरी पूर्वज की कहानी बता रहा हूँ, तो कुत्ते बिल्ली से भी मतलब अच्छे से बात करने का, पता नहीं वो कौन से दादा या परदादा। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल। नेक्स्ट है बच्चे लोग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट कौन सा एविडेंस है? पैलेंटोलॉजिकल। अब ये क्या है? ये बच्चे लोग बात करते हैं फॉसिल्स। ये किसकी बात करता है? फॉसिल्स। अब जरा यहाँ पे एक बात को सुनिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सीरियसली होना इस एग्जांपल को लेकर, खास तौर से ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं तो बाद में मेरे ऊपर मान आने का केस चल रहा है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ उसे। मान लो बच्चे कि ये ईयर 2020 नहीं है, ये है ईयर 2000। ठीक है, और ये पहला बैच चल रहा है 10th स्टैंडर्ड का, और इस बैच के अंदर एक लड़की बहुत बदमाश है, बहुत मस्ती करती है। सारे टीचर उससे क्या थे? परेशान। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सीरियस नहीं मिली। ठीक है, सारे बच्चे कैसे थे? परेशान थे। तो एक दिन वो बच्ची क्लासरूम में सबसे पहले आके बैठ गई और कैमरा लगा हुआ था एज यूजुअल। तो मैंने देखा कि क्लासरूम में कोई है नहीं है, ये बच्ची अकेले बैठी है। मैंने अपना ड्रॉअर खोला, उसमें से निकाला एक गन और आया वो बच्ची को शूट करने। अच्छा, ये क्लास थी ग्राउंड फ्लोर, क्या थी? मान लो 4th फ्लोर पे, ये कहाँ पर है? ग्राउंड। तो भैया मैंने उसको शूट किया, जमीन को खोदा, उस बच्ची को उसमें क्या कर दिया? डाल के दफना दिया एज यूजुअल, सब पहले जैसा। अब क्लास में वो बच्ची, क्लास एकदम शांत। फिर 2-3 साल के बाद फिर एक बैच आया, फिर उसमें वही एक बच्ची, फिर वही एक दिन वो अकेले दिखी, मैं गोली लेके आया और शूट किया। फिर नेक्स्ट वापस जमीन खोदा और उसको भी, है ना, ऐसी करके 3-4 बच्ची आई, बहुत मस्तीखोर, अटैक। और अब आप बताओ, अगर मान लो किसी दिन पुलिस ने पकड़ ली मेरे, मैं बताया यहाँ पे था भाई, मैंने सबको यहीं पे दफनाया हूँ, तो पुलिस क्या करेगी? मट्टी हटाएगी। तो सबसे पहले जो हड्डियां मिलेगी वो किसकी मिलेगी? जिसको अभी रिसेंट में मारा गया होगा, है कि नहीं? मतलब मान लो 2016 के बैच में सर आपने जिसको मारा वो पहले निकलेगा, फिर 2012 वाला निकलेगा, फिर 2004 वाला, और फिर 2000, ऐसे निकलेगा ना। मतलब जो इस जमीन में सबसे पहले आया होगा उसकी बॉडी के रिमेनिंग्स आपको सबसे नीचे मिलेंगे, और जो सबसे लेटेस्ट में होगा उसके बॉडी के रिमेनिंग्स। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। देखो हम लोग को ना बहुत सारे एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं, रेमनेंट्स मिलते हैं, इंप्रेशंस मिलते हैं। वो कहीं मर के दब गए थे, ठीक है, उनके जमीन के ऊपर इंप्रेशंस मिल गए, उनके फॉसिल्स मिल गए। हम लोग उनको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन कब आया था, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया। और ये तो सवाल नहीं है ना कि कौन पहले आया था और कौन बाद में, तो मैंने बता दिया। हम लोग पता लगा सकते हैं। जमीन को आप जब डिग करोगे बच्चे लोग, तो उसमें से आपको अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे। जैसे अगर आप जमीन को खोदो ना बच्चे लोग, तो आपको जमीन के सबसे लोवेस्ट लेयर पर इनवर्टिब्रेट्स मिलते हैं। कौन मिलते हैं? उसके बाद आपको पीसेस मिलेंगे। कौन मिलेंगे? मछली वगैरह। उसके बाद आपको कौन मिलेंगे? रेप्टाइल्स मिलेंगे। कौन मिलेंगे? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स, देन मैमल्स और एप्स। इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलने वाले। सबसे लोवेस्ट लेवल पर कौन मिला? इनवर्टिब्रेट। तो जाहिर सी बात है जमीन पर सबसे पहले कौन आएंगे? उन्हीं से कौन बना होगा? पीसेस। उनसे एम्फीबियंस, उनसे रेप्टाइल्स, देन मैमल्स और एप्स। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हम लोग ने ना इसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में क्या किए?
डिवाइड, 3 एरा में क्या कर दिए, डिवाइड। पहला एरा जो है ना, जिसको हम बोलते हैं पैलाज़ोइक एरा, क्या बोलते हैं बच्चों, पैलाज़ोइक एरा। मिडल वाले को बोलते हैं मीसोज़ोइक एरा, क्या बोलते हैं उसको, और जो टॉप वाला है उसको क्या बोलते हैं, सीनोज़ोइक। नाम है उसका, एक्चुअली इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड। अभी फिलहाल इतना ही दिया तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये प्रूव करता है कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इवोल्यूशन हुआ, उसमें पीसेस निकले, उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। सही है ना बच्चों? रेप्टाइल्स जो थे ना, यहीं पर डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। डायनासोर, रेप्टाइल, हम लोग को ऐसा लगता है बहुत पहले आए थे ना। डायनासोर मरे, उसके बाद से ह्यूमन एवोल्यूशन क्या हो गया बच्चों, स्टार्ट। आज से तकरीबन 7 करोड़ साल पहले डायनासोर अर्थ के ऊपर से क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। उसके बाद से मंकी जैसे एनिमल्स, और फिर मंकी और उसके अंदर इवॉल्व होते होते एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स क्या हो गए, फिर डेवलप हो गए। ठीक है, वो देखेंगे ह्यूमन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे। तो डायनासोर्स कौन सी कैटेगरी में आते थे, याद रखना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना बच्चे लोग कि अपने पास जो एनिमल्स है ना, डायनासोर से पुराने एनिमल्स है अपने पास। और आपको पता है सबसे ज्यादा अडेप्टेबल एनिमल कोई अगर है तो है कॉकरोच। हाँ, हर जगह मिलेगा, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, देखते हो कि नहीं, हवा में भी उड़ रहा है, पानी में भी है, टॉयलेट जाते तो देखते हम लोग उसको, फिर हम लोग टॉयलेट ले जाते सब, हम लोग को डर लग जाती है, उसके 2 एंटीना हम लोग को डराते रहते हैं, है कि नहीं? अरे नोटिस किया हो कि नहीं? सिमिलरली आप देखो, कहीं पर भी देख लो, कीचड़ के अंदर देख लो, वहां कॉकरोच दिखेगा। सर कबर्ड खोलो तो उसमें दिख जाता है। कबर्ड क्या सर, कभी कभी तो फ्रिज में भी दिखता है हम लोग को। देखे हो, एक बार मैं फ्रिज वाले की दुकान पे गया था, उसके वहां पर फ्रिज साफ करने के लिए आई थी। तो फ्रिज का जो रबर रहता है ना, जो चिपकता है जाकर, उस रबर को उसने खोला तो उसमें से कॉकरोच का मतलब पूरा भरमार निकली। ठंडी हो या गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश, हर जगह देखने में जाएगा आपको। कौन, समझ में आया? अरे हाँ के नाम, देखो कितना अडेप्टेबल है, उड़ भी रहे, तैर भी रहे, चल भी रहे। और देखो ना, मारने के बाद हम लोग मारते थे, हम लोग खुश रहते, मर गया, अब मर गया, अब फिर आधे घंटे के बाद उठ के भागने लगता है। होता है ऐसा क्यों? 13 चेम्बर्ड हार्ट है उसके पास। कितने चेम्बर्ड हार्ट है? हम लोग इतने बड़े, अपने पास 4 चेम्बर्ड हार्ट। कितने? अपने हार्ट के अंदर 4 ही चेम्बर्ड, उसके पास 13 चेम्बर्ड का हार्ट है। अगर आधा हार्ट खराब भी हो गया तो भी वो क्या कर सकता है, फंक्शन करवा सकता है। समझ में? ये बात सही बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो भैया उससे सीखो, जीते कैसे, इतना अडेप्ट कर रहा है भैया। आपको तो अभी मैं अंटार्कटिका में लेके जगह छोड़ दी तो परेशान हो जाएगी सर, कैसी जगह लेके आ गए। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस समझ में आया? देखो आप लोग अक्सर ये सुनते रहेंगे डिस्कवरी वगैरह पर बच्चों कि वो हम लोग को बताते हैं, हम लोग जब कोई फॉसिल्स निकालते हैं या पिरामिड्स में से जब मम्मी वगैरह मिलती है, वो लोग अपने घर वाली मम्मी नहीं बोलो, पिरामिड्स में से जो मम्मीज वगैरह मिलती है, तो वो अपने को बताता है ये 8000 साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है। सुने हो? सवाल ये है कि 10,000 साल पहले तू था क्या वहां? तेरे को कैसे पता चल रहा है? सवाल उठता है भैया तू कैसे गया, तेरे सपने में आके बताया था? नहीं, अपने पास एक टेक्निक है जिसको लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं? कार्बन के डेट से हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा एनिमल कब आया था, कितने साल पहले मारा था, ये सारी चीज। कैसे? अपने 2 टाइप के कार्बन होते हैं, एक C12 और एक C14। C12 जिसके बारे में हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। C14 कार्बन का एक आइसोटोप है, मगर वो रेडियोएक्टिव। कैसा बच्चे लोग? उसका मास धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। रेडियोएक्टिव है तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलेगा, उसका मास धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि 1 ग्राम C14 को गलने में इतना टाइम लगने वाला है। हम लोग C12 और C14 के रेशियो को कैलकुलेट करते हैं और पता लगाते हैं कि ये वाला एनिमल कितने साल पहले मरा था। एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, बुक पे ऐसा दिया नहीं, मैं आपको समझाने लगा। फॉर एग्जांपल बच्चे लोग, मैं आपको बोलता हूँ कि C14 का 1 ग्राम गलने में लेट्स से 100 साल, कितना साल? 100 साल। और आपको सपोज एक बॉडी मिली, आपने पता किए तो आपको पता चला कि भैया इसके अंदर 1 किलो C14 था। कितना था?
अभी 100 ग्राम गल गया, कितना गल गया है? मतलब 900 ग्राम बचा है, 100 ग्राम क्या हो गया? अब आप खुद बताओ, 1 ग्राम को गलने में अगर 100 साल लगा तो 100 ग्राम को गलने में कितना साल लगा? 10,000 साल। कितना साल? तो वो बॉडी कितने साल पुरानी है? एक्चुअली इसके अंदर और भी चीजें हैं, मैंने ऐसी डायरेक्ट बता दिया, वो एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। अभी ये सब समझाने जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मान नहीं जाओ। 12th स्टैंडर्ड में जब इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा हो रहा नहीं है, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस है। बट फिलहाल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खाली बोल रहा हूँ कि अगर 1 ग्राम गलने में 100 साल लग रहा है तो 100 ग्राम गलने में 10,000 साल लग, मतलब वो बॉडी कितने साल पुरानी है पता कर ली। इस टेक्निक को बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं? और इससे हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा एनिमल पहले आया था, कौन सा एनिमल। अब इससे क्या पता चलता है? देखो इससे ये पता चलता है कि हम लोगों का एंसेस्टर कौन था। जैसे मैंने इनवर्टिब्रेट्स को सबसे नीचे रखा है कि नहीं? देखो जमीन की लेयर तो हर जगह सेम नहीं है ना, कहीं ज्यादा गहरी होगी, कहीं कम गहरी होगी। तो मान लो कभी आपने यहीं पर खोदे तो आपको थोड़े ही नीचे इनवर्टिब्रेट्स मिल गए, और कहीं पर आपको बहुत नीचे खोदना पड़ा होगा इनवर्टिब्रेट्स ढूंढने के लिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो इनवर्टिब्रेट्स ऊपर मिल रहे हैं, वहां तो इनवर्टिब्रेट्स नीचे मिल रहे हैं, तो ये क्या? तो ऐसा नहीं। हम लोग इस टेक्निक से, कार्बन डेटिंग टेक्निक से क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि कौन सा एनिमल पहले आया था, कौन सा एनिमल, और उस हिसाब से हम लोग ये स्ट्रक्चर्स को क्या किए? कार्बन डेटिंग टेक्निक को बताने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था विलार्ड लिब्बी। क्या नाम था बच्चे लोग? विलार्ड लिब्बी। विलार्ड लिब्बी क्योंकि उसने इतनी अच्छी टेक्निक हम लोग को एक्सप्लेन किया, इसीलिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया। आप सोचो ना कितनी अच्छी चीज है। आपको कोई भी चीज का अगर एज पता लगाना है तो आप उस टेक्निक से क्या कर सकते हो? पता लगा सकते हो। समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चे लोग? पक्का यहाँ तक के? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे लोग कनेक्टिंग लिंक। इसकी बात करते हैं। इसके नाम में इसका आंसर है। कनेक्टिंग लिंक क्या बच्चे लोग? जो कनेक्ट करने का। देखो हम लोग बोला ना कि ये कॉमन एंसेस्टर था, उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ होगा और फिर ये बन गया। तो ऐसा भी तो कोई पॉइंट होगा ना जहां एक ऑर्गेनिज्म से फिर 2 अलग अलग तरीके के एनिमल बने होंगे, हाँ या ना? तो उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, जो 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करे? अपने अंदर रखे, मतलब इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखे और इसकी भी। तो ऐसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका एक एग्जांपल देता हूं। अपने बुक के अंदर एग्जांपल दिया डक बाइट प्लेटिपस। इसका एग्जांपल दिया है। अब अगर आप प्लेटिपस को ध्यान से देखो बच्चे लोग, तो प्लेटिपस जो है ना वो एग देता है। क्या देता है? एग देना किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? रेप्टाइल्स। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? और उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, मिल्किंग ग्लैंड्स है। मिल्किंग ग्लैंड्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? मैमल्स। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? अब उसके पास एग दे रहा है तो किसकी प्रॉपर्टी रखता है? रेप्टाइल्स की। और अगर उसके पास मिल्किंग ग्लैंड है तो किसकी प्रॉपर्टी रखता है? अब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसके पास। दैट मींस प्लेटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल। समझ में आया? सिमिलरली एक एग्जांपल आपके बुक में पेरीपेटस। पेरीपेटस दिखा? पेरीपेटस को अगर आप ध्यान से देखें तो उसके बॉडी के ऊपर सेगमेंट बने, गोल गोल ऐसे सर्कल बने, जैसे अर्थवर्म के ऊपर कैसे बने रहते सेगमेंट, वैसा। अच्छा सेगमेंट किसकी प्रॉपर्टी होती है? एक फाइलम है बच्चे लोग, आप लोग पढ़ोगे जब किंगडम एनिमेलिया पढ़ोगे तो वहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसका नाम है एनालिडा। एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसको हम लोग एनालिडा बोलते हैं। उन एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही होती है कि उनके बॉडी के ऊपर आपको सेगमेंट्स देखने मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सेगमेंट्स। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? पेरीपेटस के पास एनालिडा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो उसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? अब आप बोलेंगे ये क्या है सर? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि अपने बॉडी में नहीं, मतलब उस एनिमल के पास जिसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बॉडी के अंदर ब्लड ऐसे ही फ्लो हो रहा है, कोई चैनल कोई पैसेज नहीं। जैसे आपके बॉडीज के अंदर से आर्टरीज और वेन्स है ना जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, एक पाइपलाइन है पूरे बॉडी के अंदर, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, वेन्स है, जिसके अंदर से ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। बट अगर आप कॉकरोच का एग्जांपल लो बच्चे लोग तो उसके अंदर कोई आर्टरीज और कैपिलरीज नहीं है। आप जब उसको मारते तो जो व्हाइट कलर का फ्लूइड बाहर आता है वही उसका ब्लड है। वो क्या उसका? क्योंकि उसके पास कोई सर्कुलेशन सिस्टम क्लोज वाला कोई चैनल नहीं है उसके पास। आप समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरीपेटस के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? आर्थ्रोपोड्स का। किसका? ये सब मैं आप लोगों को किंगडम एनिमेलिया जब पढ़ा हुआ ना तो एनालिडा और आर्थ्रोपोड्स हम लोग
पढ़ेंगे, घबराओ नहीं। अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि एनालिडा एक ग्रुप ऑफ एनिमल है, आर्थ्रोपॉड्स एक ग्रुप ऑफ, बट पेरिपेटस के पास इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पेरिपेटस के पास, इसका मतलब क्या है? पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपॉड्स। समझ में आ रहा है? कनेक्टिंग लिंक समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चे लोग? तो ये भी एक प्रूफ है अपने पास। ऐसे भी जैसे लंग फिश का एग्जांपल ले लो, फिश के पास नॉर्मली गिल्स होते हैं, बट लंग फिश के पास लंग्स है। अरे हाँ, लंग्स है भैया, अलग अलग कैरेक्टर को कंबाइन कर रहा है ना। तो आपको ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के एग्जांपल मिलेंगे बच्चे लोग, जो दो अलग अलग कैटेगरीज को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कनेक्टिंग। उसके बाद से अगर एवोल्यूशन हुआ तो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई, बट वो जो था वो खुद क्या था? कनेक्टिंग लिंक था। वो क्या था बच्चे लोग? एंड द लास्ट वन, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। लास्ट क्या बच्चे लोग? देखो एम्ब्रॉय किसको बोलते हैं, इस बात को समझो। जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉय। क्या बोलते हैं उसको? फीटस भी बोलते हैं। अब अगर आप एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को ध्यान से देखो तो आपके बुक के अंदर एक डायग्राम दिया है ना, उसने 3 स्टेजेस एक्सप्लेन किया है, फिश का, सैलेमेंडर का, टॉर्टोइस का, चिकन का, पिग का, काऊ का, रैबिट का और मेन। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इन सब का जो फर्स्ट स्टेज है ना वो कॉमन है कि नहीं? सेकेंड और थर्ड स्टेज में चेंजेस हुआ है, बट फर्स्ट स्टेज सबका क्या है बच्चे लोग? और ये प्रूफ करता है कि हम सब का जो इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है? सेम है। और डाउन द लाइन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया अलग अलग एनिमल्स बनते गए। इसीलिए जब हम लोग फीटस को देखते हैं कि वो जब फॉर्म हो रहा है तो उसके अंदर हम लोग को वैरायटीज ऑफ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, बट इनिशियली सब कैसे दिखते हैं? कॉमन। दिस प्रूव दैट वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर। पढ़ लो पक्का? 6 एविडेंस पढ़े। पहला मॉर्फोलॉजी, दूसरा एनाटॉमी, तीसरा वेस्टिज, चौथा पैलेंटोलॉजी, पांचवा और छठा। क्लियर है बच्चे लोग? लिख लो, याद है तो बच्चे। देखो हम लोग ने ये समझ लिए कि हमने जो अभी थ्योरी पढ़े थे पीछे, उसको सपोर्ट करने के लिए अपने पास कुछ प्रूफ्स है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज है जो इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। जैसे अपनी बुक के अंदर एक थ्योरी और है जिसको लोग बोलते हैं डार्विन्स थ्योरी, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो डार्विन जो था वो एक जियोलॉजिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था, और बचपन से ही उसको बहुत ज्यादा रुचि थी कि एनिमल्स को और प्लांट्स को क्या करे, स्टडी करे। तो 12 साल या 14 साल की एज में उसने समुद्र की यात्रा किया 5 साल। कितने साल की? अलग अलग आइलैंड्स पर गया, वहां अलग अलग टाइप के एनिमल्स को क्या किया, स्टडी किया, और उसके बाद उसने एक बुक लिखा जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या लिखा बच्चे लोग? और उसमें उसने हम लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, किस तरीके से अलग अलग स्पीशीज फॉर्म हुई। उसने बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कॉम्पीट करता है जिंदगी के जीने के। और उसने बताया कि इस कंपटीशन में वही सरवाइव करता है जो फिट होता है, जो अनफिट होता है वो क्या हो जाता है, पेरिश होता है। किसने बोला ये? चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने हम लोग को ये बताया कि ये जो सिलेक्शन है ना, कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है? नेचर। कौन डिसाइड करता है? इसीलिए इसकी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? थ्योरी ऑफ। एकदम आसान है, क्लियर है ना? उसने बता दिया कि भैया नेचर विल डिसाइड कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। वो एनिमल जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू नेचर क्या करता है, अडेप्ट करता है, चेंज करता है, वही सरवाइव कर पाएगा। अगर आप अपने आप को बदलोगे नहीं तो आप खुद ब खुद क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। समझ में आया? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है भैया, यहाँ पे कॉम्पीट कर रहा है। इवन हम लोग भी रोजमर्रा की जिंदगी में दौड़ भाग इसीलिए करते हैं कि हम लोग भी खा पी के जी सके, है ना। हम लोग को भी पता है कि अगर हम लोग भाग दौड़ नहीं करें, कॉम्पीट नहीं करें, तो हम लोग को खाना नहीं मिलेगा और हम लोग भी स्टारवेशन से मर सकते। सही बोल रहा हूँ? उसने यही हम लोग को एक्सप्लेन किया। इसके एक एग्जाम्पल है, बुक में नहीं दिया है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। बुक में नहीं दिया है, उसको कोई भी लिखेगा भी नहीं एग्जाम में।
सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। उसने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो उसने एक एग्जांपल दिया था कि इंग्लैंड के अंदर जब इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस टाइम पर बीटल्स होते थे। बीटल्स देखे कीड़े आते छोटे छोटे, वो ग्रीन कलर के होते थे। कैसे कलर के होते थे? ग्रीन कलर के। और वो लोग जो बार्क और स्टेम होता है, जो अपना पेड़ का जो स्टेम होता है या बार्क होता है, उसके ऊपर वो लोग क्या करते थे? बैठते थे। वो भी ग्रीन कलर का होता था। तो वो ग्रीन में वो ग्रीन दिखते नहीं। बट हुआ क्या, धीरे धीरे जब पॉल्यूशन होने लगा इंडस्ट्रियल की वजह से, तो उसके ऊपर ब्लैक या ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट होने लगी पेड़ के ऊपर, जिसकी वजह से वो ग्रीन वाले बीटल्स दिखने लगे। पहले ग्रीन में ग्रीन दिख रहा, तब आसमान से जब बर्ड्स उड़ते थे तो वो लोग नोटिस करते थे, वो लोग आकर बीटल्स को क्या कर लेते थे? खा लेते। बीटल्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, चेंजेस आया, अडेप्टेशन वो लोग ने लिए, और वो लोग ने अपने कलर को क्या कर दिए? कन्वर्ट कर दिए किसमें? ब्राउन, इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब वहां पर दो तरीके की बीटल्स हो गई, एक वो बीटल जिसका कलर ब्राउन है और एक वो बीटल जिसका कलर। तो नोटिस किया गया कि ग्रीन वाले बीटल्स की पॉपुलेशन धीरे 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 क्या हो गई, और ब्राउन वाले की पॉपुलेशन क्या होने लगी। क्यों? देखो, ग्रीन से जो ब्राउन हुआ उसने अडॉप्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया? नेचर में सरवाइव करा और उसने अपनी पॉपुलेशन को क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया। बट ग्रीन वाले ने अडॉप्ट नहीं किया, उसने बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं लेकर आया, इसीलिए उसकी पॉपुलेशन धीरे 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 क्या हो गई? खत्म हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक एग्जांपल था किसके लिए? डार्विन्स की थ्योरी। बट इसकी थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक भी। इसकी थ्योरी बताती है कि सिर्फ नेचर ही है जो डिसाइड करेगा कि कौन सरवाइव करेगा और कौन। हालांकि ये बात सही नहीं है, सिर्फ नेचर डिसाइड नहीं कर। इसकी थ्योरी यूजलेस और यूजफुल मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग को बताती नहीं है। समझ आ? इसकी थ्योरी म्यूटेशन के बारे में, सडन चेंज के बारे में हम लोग को कोई भी एक्सप्लेनेशन। ऐसे हम लोग की बुक के अंदर एक और एग्जांपल दिया लमार्किज्म का। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था लमार्क, जिसकी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी सिंपली हम लोग को बताती है बच्चे लोग, लमार्क्स की जो थ्योरी है वो हम लोग को बोलती है कि वो एनिमल जो अपने बॉडी के पार्ट्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं, वो बॉडी के पार्ट मॉडिफाई होते हैं। वो बॉडी के पार्ट क्या हो जाते हैं? कुछ एग्जांपल दिया, जैसे उसने बताया कि आप जिराफ को देख लें, जिराफ की गर्दन धीरे धीरे क्या हो गई? बढ़ गई। वो बताता है कि भैया पहले प्लांट्स शॉर्ट थे तो जिराफ इजीली लीव्स को खा रहे थे, बट जैसे जैसे एनिमल बढ़ने लगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगा, प्लांट की भी साइज बढ़ने लगी, तो क्योंकि जिराफ को रिक्वायरमेंट थी इसलिए जिराफ ने अपने गर्दन को क्या कर दिया? लंबी, मॉडिफाई कर। ऐसे उसने स्वयं का एग्जांपल दिया कि उन लोग के पैर को देखो लंबे हो जाते हैं। सिमिलरली उसने बोला कि भैया आप लोहार को देखो, जो आयरन स्मिथ होता है वो कंटिन्यू हथौड़ा यूज मारते रहता है, तो उसके शोल्डर्स क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। तो उसने बताया कि जिस चीज का यूज हो रहा है वो मॉडिफाई हो रहा है, और जिस चीज का यूज नहीं हो रहा है वो क्या होते जा रहा है? खत्म होते जा रहा है। ठीक है, अब ये बात तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन समझ में आता है कि भैया आपकी बॉडी के अंदर आपके हिसाब से कोई मॉडिफिकेशन हुआ, बट ये चीज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी ये जरूरी? आप समझ रहे ना? मेरे अंदर कोई मॉडिफिकेशन आया है, वो मेरी जनरेशन में कंटिन्यू हो ये जरूरी नहीं। ऐसा एक्सपेरिमेंटली पता किया गया, बट ये पॉसिबल नहीं है, देखते तो नहीं मिलता है। जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भैया एक एग्जांपल दे रहा हूँ हंसना नहीं, समझाने के लिए। लेट्स से मैं अपना हाथ यहाँ से कटवा देता हूँ और यहाँ से एक लोहे का बड़ा सा हाथ लगवा देता हूँ कि भैया ये यार छोटा पड़ रहा है, मैं ऊपर से डायरेक्टली नहीं, मेरे को टेबल ऊपर लगाना पड़ता है, मैंने हाथ कटवा के नया लोहे का हाथ लगवा दिया कि अब ऊपर से मैं आसानी से चीजों को क्या कर सकता हूँ? पकड़ सकता। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मेरा जो बच्चा पैदा होगा उसके पास भी ऐसी हाथ होगी, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल नहीं। क्यों? सर मॉडिफिकेशन जो आप में आया वो जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं। समझ आ रहा? तो ये तो चलो मैंने मॉडिफिकेशन लेकर आया ना। तो मैं ये बोल रहा था बच्चों, लमार्किज्म की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, उसमें उसने बताया कि जो चीज आप यूज करते हो वो मॉडिफाई हो जाती है, और जो चीज आप यूज नहीं करते हो वो मॉडिफाई। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि कोई चीज को आप यूज करो तो मॉडिफाई होगी और यूज नहीं करो तो वो डीमॉडिफाई हो जाएगी। बट ये बात समझ में नहीं आती ना कि जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? लास्ट टॉपिक है स्पीशिएशन। देखो स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज का बनना जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उनसे। देखो नई स्पीशीज कैसे बनती है बच्चों?
नई स्पीशीज, जो पुरानी स्पीशीज है, जब उनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेस होता है, तभी तो नई स्पीशीज फॉर्म होती है। हाँ क्या? देखो, जोग्राफिकल आइसोलेशन, वेरिएशन, रहने पीने की जगह, खाने पीने के हिसाब से चीजों के अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, और उसी मॉडिफिकेशन की वजह से एनिमल्स की अलग अलग प्रजातियां क्या होती है, फॉर्म होती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीएशन। लास्ट टॉपिक आपका बुक का दिया हुआ है बच्चों, ह्यूमन एवोल्यूशन। इसके बारे में आप लोग हिस्ट्री में पहले भी पढ़े, बट एक शॉर्ट में मैं एक रिव्यू खाली देते हुए इस टॉपिक को एंड करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो, आज से तकरीबन 7 करोड़ साल पहले अर्थ के ऊपर से डायनासोर क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट, खत्म हो गए। और ड्यूरिंग दैट टाइम जब डायनासोर डिसअपियर हुए, उस टाइम पर मंकी के जैसे दिखने वाले कुछ एनिमल्स, मंकी नहीं, लेमर्स के जैसे दिखने वाले कुछ एनिमल, आज के टाइम जिसको हम लोग लेमर्स बोलते हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको लेमर का एग्जांपल भी दिखेगा, आपके बुक के अंदर डायग्राम भी दिया हुआ है, सबसे पहला वाला। तो लेमर्स के जैसे कुछ एनिमल क्या होने लगे, इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए। कब? आज से तकरीबन 7 करोड़ साल पहले। आज से तकरीबन 4 करोड़ साल पहले उनकी जो टेल थी ना, उन लेमर्स की जो टेल्स थी, वो डिसअपियर्ड होना स्टार्ट, और उसके अंदर एवोल्यूशन होने लगा, उनके ब्रेन का साइज, उनके हाथ का साइज इंक्रीज होने लगा, और आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले एक प्रॉपर एप्स क्या हो गए, फॉर्म हो गए, और उसी में से गोरिल्ला और चिंपैंजी भी क्या हो गए, फॉर्म हो गए, जो अफ्रीका में और ईस्ट अफ्रीका की तरफ क्या हो गए, मूव ऑन हो गए। उनके अंदर और ज्यादा एवोल्यूशन आया। उनकी जो लंबार बोन थी, ये जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है अपना कमर वाला हिस्सा, वो पहले बेंड थी, जिसकी वजह से वो लोग ऐसे थे, धीरे धीरे वो स्ट्रेच होने लगी और वो लोग धीरे धीरे क्या होने लगे, स्ट्रेट होना स्टार्ट। ठीक है, उनके ब्रेन का साइज बढ़ने लगा, वो लोग अपने पाम्स को ज्यादा यूज करने लगे खाने पीने के लिए, जमीन पर रहने लगे, पहले पेड़ पर रहते थे, जमीन पर रहना स्टार्ट किए। आज से तकरीबन 2 करोड़ साल पहले जो एनिमल अपने पास अवेलेबल है, जिसका हम लोग के पास फॉसिल्स अवेलेबल है बच्चे लोग, वो एक इरेक्ट पोस्चर, मतलब एकदम स्ट्रेट, जैसे इंसानों का कैसे इरेक्ट पोस्चर है, वैसा इरेक्ट पोस्चर का हम लोग को एनिमल देखने के लिए मिला, और उसको हम लोग रामाफिथिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रामाफिथिकस। आज से तकरीबन कितने साल पहले? 2 करोड़ साल पहले। 2 करोड़ साल। रामाफिथिकस। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विद अस इन द फॉर्म ऑफ रामाफिथिकस। समझ में आ रहा है? उसके बाद उनके अंदर और एवोल्यूशन आया, उनके ब्रेन का साइज बढ़ने लगा। आज से तकरीबन 40 लाख साल पहले उनके ब्रेन, मतलब इस तरीके से उनका ब्रेन इस तरीके से दिख रहा था, जो किसके जैसा था? इंसानों के जैसा। इसीलिए हम लोग उसको होमो की कैटेगरी में रखने लगे। होमो मतलब इंसान के जैसे जिसका ब्रेन होता है, उसकी कैटेगरी में हम लोगों ने उसको क्या किए, रखे। आज से तकरीबन कितने साल पहले? 15 लाख साल पहले बोल रहा है, एज एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, 20 लाख साल पहले स्किल्ड ह्यूमन डेवलप। स्किल्ड ह्यूमन आप लोगों को पता है, स्किल्ड ह्यूमन मतलब जो पत्थरों को तराश कर उनको डिजाइन देकर उससे टूल्स वगैरह बनाने लगे। आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले इंसान ने आग को क्या किया बच्चों लोग? डिस्कवर किया, और उसके बाद ह्यूमन हिस्ट्री का जो एवोल्यूशन का फेज था वो और ज्यादा स्पीड से क्या होने लगा, बढ़ने लगा। आज से तकरीबन 50,000 साल पहले जो एनिमल इवॉल्व हो रहा था, उसको आप वाइस मैन की कैटेगरी में, सही माने में जिसको इंसान बोलते हैं, उस कैटेगरी में आप क्या कर सकते थे, रख सकते हैं। हम लोग एमसीक्यू में पूछता है, फर्स्ट जो इंसान के जैसे दिखने वाले एनिमल्स थे वो कौन से फॉर्म में थे, उनका नाम क्या था? तो आप बोलेंगे नियंदरथल मैन। क्या बोलेंगे इसको? नियंदरथल मैन। NEANDERTHAL, नियंदरथल मैन कैन बी कंसीडर एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइस मैन। उनको आप सही मानों में कौन सी कैटेगरी में रख सकते हो? इंसान बोल सकते। कितने साल पहले? 50,000 साल। मतलब इंसान डेवलप हो चुके थे, जिसको हम लोग होमो सेपियंस बोल सकते हैं। आज से तकरीबन 10,000 साल पहले इंसानों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट किया, खेती बाड़ी स्टार्ट किया। आज से तकरीबन 5,000 साल पहले आर्ट्स और लिटरेचर स्टार्ट हुआ, पढ़ना लिखना स्टार्ट हुआ, ड्राइंग पेंटिंग ये सब स्टार्ट हुई। आज से तकरीबन 400 साल पहले हम लोग ने देखे कि इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ, साइंस एरा स्टार्ट हुआ। फिर आज से तकरीबन 60-70 साल पहले स्पेस एज स्टार्ट हुआ। और आज भी इंसान अपने पूर्वजों के बारे में क्या कर रहा है? डेटा कलेक्ट कर रहा है कि हम लोग के जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, वगैरह वगैरह। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन।
आपके नोट्स के अंदर आपको ना बहुत अच्छे से इसका कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें आराम अच्छे से मतलब ईयर वाइज उसने क्या किया है एक्सप्लेनेशन दिया है, वहां से पढ़ोगे तो आसानी